जय हिंद दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 26 अक्टूबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 का सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज को। तो इन दोनों व्यक्तियों को 2024 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। जो मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज हैं, यह दोनों वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं। तो इन्हें अभी हाल ही में यूरोपीय यूनियन के द्वारा सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। अब इन दोनों को यह पुरस्कार क्यों दिया गया है? तो ये लोग ये चाहते हैं कि वेनेजुएला में लोकतंत्र स्थापित हो, यानी कि वहां पर डेमोक्रेसी स्थापित हो। तो ये लोग वेनेजुएला की सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और सरकार से ये मांग करते हैं कि लोकतंत्र स्थापित हो वेनेजुएला में। तो उनके इन्हीं कामों के लिए यूरोपीय यूनियन के द्वारा सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार के अंतर्गत 50,000 यूरो की राशि भी प्रदान की गई है। दोस्तों, सखारोव पुरस्कार के बारे में आपको ये याद रखना है कि यह यूरोपीय यूनियन के द्वारा दिया जाता है और यह विचार की स्वतंत्रता के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि जो लोग विचारों की स्वतंत्रता के लिए काम करते हैं उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार दिसंबर 1988 में पहली बार प्रदान किया गया था और पहली बार यह जो पुरस्कार दिया गया था 1988 में, यह दिया गया था नेल्सन मंडेला को, जिनका संबंध साउथ अफ्रीका से है। यह पुरस्कार रूस के वैज्ञानिक आंद्रेई सखारोव के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में कौन कौन है? तो ये है म्यांमार की आंग सान सू की और मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई के बारे में आप सभी को पता है कि इन्हें 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था कैलाश सत्यार्थी जी के साथ। अब बात हुई है वेनेजुएला की, तो इसकी बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल इसकी क्या है? काराकास। जब भी किसी भी कंट्री की बात करते हैं तो उसकी कैपिटल जरूर आप नोट कर लिया करें, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? निकोलस मादुरो। और करेंसी क्या है? वेनेजुएला बोलीवर। ठीक है। वेनेजुएला के जो पड़ोसी देश हैं उनमें कौन कौन आते हैं? कोलंबिया आता है, ब्राजील आता है, गुआना आता है। अगर हम वर्ल्ड मैप में वेनेजुएला की लोकेशन देखें तो यहाँ पर स्थित है वेनेजुएला। ये है हमारा प्यारा भारत और ये आप वेनेजुएला का फ्लैग भी देख सकते हैं। अवार्ड की बात हुई थी तो कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड डिस्कस करते हैं। जैसे गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार अभी हाल ही में सुदर्शन पटनायक जी को प्रदान किया गया है। बागवानी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है 2024 का नागालैंड को। हैरी मैसी पुरस्कार 2024 दिया गया है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को। और विक्रम साराभाई पदक दिया गया है अनिल भारद्वाज को। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है रिकोबेर्ता मैंचू को। और नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है विनोद गनात्रा को। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है सोमालिया की महिला मीडिया टीम को। 2024 का पेन पिंटर पुरस्कार दिया गया है अरुंधति राय को। और व्हीटली गोल्ड अवार्ड दिया गया है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को, जो कि एक पर्यावरणविद हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक के लिए आप स्टडी करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप इसको इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो आपको हर महीने की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा जीके की ई बुक भी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो इनको प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं पशुधन जनगणना का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिंह ने। तो हमारे देश के केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह। तो उनके द्वारा 25 अक्टूबर 2024 को 21वें नंबर की पशुधन जनगणना का उद्घाटन किया गया है। यानी कि अब पशुओं की जनगणना की जाएगी। तो लोगों की जनगणना 10 साल में होती है, लेकिन जो पशुओं की जनगणना है वो हर 5 साल में होती है। तो 2024 में इसकी जनगणना की जा रही है। इस जनगणना में 15 प्रकार की प्रजातियों की जनगणना की जाएगी। इसके अलावा जो पोल्ट्री पक्षी हैं उनकी भी जनगणना इसमें की जाएगी। तो ये सारा डेटा मोबाइल में संग्रह किया जाएगा और जो ऑफिसर होंगे वो गांव में जाकर के और शहरों में जाकर के पशुओं की जनगणना करेंगे। और पिछली बार 2019 में पशु जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार भारत में जो कुल पशु हैं वो कितने हैं? 535.78 मिलियन। और भारत दुनिया का सबसे ज्यादा पशुओं वाला देश भी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं जो पशुओं की गणना से रिलेटेड हैं। जैसे तेंदुआ रिपोर्ट 2024 की बात करें तो इसको NTCA के द्वारा जारी किया गया था, यानी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा जारी किया गया था। इसके अनुसार भारत में तेंदुआ की जो संख्या है वो है 13,874, जिसमें से सबसे अधिक तेंदुआ यानी 3,907 तेंदुआ मध्य प्रदेश में है। और हिम तेंदुआ की भी रिपोर्ट अभी हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा जारी की गई थी। तो इसके अनुसार सबसे ज़्यादा हिम तेंदुआ हैं लद्दाख में 477, फिर उसके बाद उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ हैं। इसी प्रकार से बाघों की रिपोर्ट 2022 की बात करें तो सबसे ज़्यादा बाघ किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश में 785, फिर इसके बाद कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और फिर तमिलनाडु में 306 हैं। दोस्तों अभी हाल ही में ओडिशा में तेंदुआ की गणना की गई है, तो उसके अनुसार ओडिशा में कितने तेंदुआ हैं? 696। 2024 में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में सारस की गणना की गई है, तो इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या कितनी है? 19,918। 2022 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा भेड़िया हैं, इस बात को भी आप याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक चीते मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्तमान में भारत में चीतों की जो संख्या है वो कितनी है? 25। और आपको याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क है उसी में स्थित हैं चीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल हो गई है? तो उसका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो आदित्य बिरला ग्रुप की एक कंपनी है जिसका नाम है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, तो वो अभी हाल ही में इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन में मेंबर चुनी गई है। यह कंपनी कॉपर और एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, और इस कंपनी के द्वारा कॉपर कैथोड और कॉपर रॉड बनाई जाती है। इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन की बात करें तो पूरी दुनिया में जो कॉपर के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है उनका एक एसोसिएशन है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन अमेरिका में है, और यह तांबे के उपयोग और उसके प्रयोगों को बढ़ावा देने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं जो कि कॉपर से रिलेटेड हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है तो वो करता है चिली। और भारत में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस स्टेट में होता है? मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद राजस्थान में होता है। चिली देश में दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर की माइन है जिसका नाम है एस्कोनडिडा। और कॉपर या तांबे का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 29 होता है, ये साइंस में क्वेश्चन पूछा जाता है। और पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना होता है? ये कॉपर और जिंक से बना होता है। और जो कांसा होता है ये भी कॉपर और टिन से बना होता है। और साइंस में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैल्कोसाइट किसका अयस्क है? तो ये कॉपर का अयस्क है। इसी प्रकार से क्यूप्राइट और मेलाकाइट ये सभी तांबे के या कॉपर के अयस्क माने जाते हैं। अडानी समूह के द्वारा गुजरात के मुंद्रा में दुनिया का सबसे बड़ा तांबा मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिम्बेक्स 2024 अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच कहाँ शुरू हुआ है? आंसर हो जाएगा विशाखापत्तनम में। तो सबसे पहले आप सिम्बेक्स का फुल फॉर्म समझिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता होगा तो आप आसानी से बता देंगे कि ये सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है, ठीक है। तो भारत और सिंगापुर के बीच में ये जो सिम्बेक्स अभ्यास है इस बार इसका 31वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है और इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित किया जा रहा है। तो 2 चरणों में इसका आयोजन किया जाएगा। तो यह जो अभ्यास है ये भारतीय नौसेना और जो सिंगापुर की नौसेना है इनके बीच होता है। तो इस बार भारतीय नौसेना की जो पूर्वी नौसेना कमान है वो इस अभ्यास की मेजबानी कर रही है। सिम्बेक्स अभ्यास पहली बार 1994 में शुरू हुआ था, लेकिन जब ये शुरू हुआ था तब ये कहलाता था लायन किंग अभ्यास, लेकिन अब ये सिम्बेक्स अभ्यास कहलाता है। यह हर साल आयोजित किया जाता है, तो 1 साल सिंगापुर में और 1 साल इंडिया में आयोजित किया जाता है। सिंगापुर की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो सिंगापुर इसकी कैपिटल है, पीएम है लॉरेंस वोंग, राष्ट्रपति हैं थरमन सनमुगरत्नम। थरमन सनमुगरत्नम के बारे में आपको याद रखना है कि यह भारतीय मूल के हैं और करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। यहाँ पर आप सिंगापुर की लोकेशन देख सकते हैं, ये है मलेशिया देश और ये है इंडोनेशिया और यहाँ पर एक छोटा सा देश है सिंगापुर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक छोटा सा देश दिखाई दे रहा है जिसका नाम है ब्रुनेई। तो अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ब्रुनेई की यात्रा की थी और पीएम मोदी ब्रुनेई की यात्रा करने वाले भारत के पहले पीएम बने हैं। इस बात को भी आप नोट कर लें। भारत और अन्य देशों के बीच होने वाले युद्धाभ्यास डिस्कस करते हैं।
जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ऑस्ट्रा हिंद ऑसी इंडेक्स और पिच ब्लैक होता है, बांग्लादेश के साथ संप्रीति और इंडिया बांग्लादेश कॉर्पेट और इंडिया बांग्लादेश बिलाट होता है, मिस्र के साथ साइक्लोन होता है, इंडोनेशिया के साथ गरुण शक्ति और इंडो कॉर्पेट होता है, जापान के साथ धर्म गार्जियन जिमेक्स और वीर गार्जियन होता है, किर्गिस्तान के साथ खंजर अभ्यास होता है, नेपाल के साथ सूर्य किरण, ओमान के साथ अल नगाह और नसीम अल बहर होता है, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स होता है और अमेरिका के साथ वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास कोप इंडिया और रेड फ्लैग अभ्यास होता है, जो कि अमेरिका में होता है और यह एक बहुपक्षीय वायु अभ्यास होता है। मालाबार अभ्यास भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने विदेशी अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती के लिए नियम सख्त कर दिए हैं? आंसर हो जाएगा कनाडा। तो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने ये कहा है कि 2025 से जो विदेशी अस्थायी कर्मचारी हैं उनके लिए भर्ती के नियम बहुत ही कड़े कर दिए जाएंगे। यानी जो कनाडा के नागरिक हैं उन्हें पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर उसके बाद जो विदेशी अस्थायी कर्मचारी हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। दोस्तों, इसका असर भारत के जो अस्थायी वर्कर रहते हैं कनाडा में उन पर पड़ेगा। तो अगर हम बात करें तो 27,000 भारतीय जो हैं वहां पर कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, तो उन पर असर पड़ेगा इस नीति का। कनाडा की बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल इसकी ओटावा है, पीएम है जस्टिन ट्रूडो, करेंसी है कैनेडियन डॉलर, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन है? कनाडा। और कनाडा की कोस्ट लाइन जो है वो सबसे बड़ी है पूरी दुनिया में, यानी कि सबसे अधिक या सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला देश कौन है? वो है कनाडा। सुपीरियर झील और हुरे झील और ग्रेट स्लेव लेक और एरी झील ये सभी कनाडा में स्थित हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में भारत और कनाडा के बीच के जो रिश्ते हैं वो काफी खराब हो गए हैं। भारत ने कनाडा के जो अधिकारी थे उनको बाहर कर दिया है और भारत ने कनाडा में जो भारत के अधिकारी रह रहे थे उनको वापस बुला लिया है। कनाडा की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। यहाँ पर है अमेरिका और ये है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन बिहटा नामक स्थान पर किया गया है। तो पटना के पास बिहटा नामक स्थान है, वहीं पर बिहार का पहला ड्राई पोर्ट बनाया गया है और इसका उद्घाटन क्या है? उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने। इस पोर्ट को प्रेस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। और दोस्तों, जो ड्राई पोर्ट होते हैं इन्हें इनलैंड पोर्ट या अंतर्देशीय बंदरगाह भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो ड्राई पोर्ट होते हैं ये सीधे सड़क या रेल के माध्यम से दूसरे बंदरगाह से जुड़े होते हैं। बिहार की बात करें तो इसका गठन हुआ था 22 मार्च 1912 को। पटना कैपिटल है। नीतीश कुमार यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। 243 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, 75 विधान परिषद की, राज्यसभा की 16 और लोकसभा की यहाँ पर 40 सीटें हैं। बिहार की लोकेशन यहाँ पर है। बिहार में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ के कुछ जीआई टैग काफी फेमस हैं, जैसे भागलपुरी जर्दालू आम, कतरनी चावल, मारीचा चावल, मगही पान, बिहार मखाना, शाही लीची और सिलाब खाजा और मधुबनी पेंटिंग। तो इन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार के लोक नृत्य कौन है? जाट जतिन नृत्य, झुमरी नृत्य, पाइका नृत्य और झिझिया नृत्य। और यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं महाबोधि मंदिर, विष्णुपद मंदिर और जानकी मंदिर। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास यानी MPX हिंद महासागर में आयोजित किया है? आंसर हो जाएगा, और इसका आयोजन हिंद महासागर में किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना के INS दिल्ली ने हिस्सा लिया था और इस अभ्यास को आयोजित कराने का प्रमुख उद्देश्य था कि भारत और जर्मनी के बीच में जो समुद्री संबंध है उनको और मजबूत किया जाए। जर्मनी की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है और बर्लिन इसकी कैपिटल है। चांसलर हैं यहाँ के ओलाफ स्कोल्ज। जिस प्रकार से भारत में PM होते हैं उसी प्रकार से जर्मनी में चांसलर होते हैं। राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। जर्मनी को आधिकारिक तौर पर फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी कहा जाता है और यह मध्य यूरोप में स्थित है। और रूस के बाद यूरोप में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन है? जर्मनी। और यह यूरोपीय यूनियन का सबसे अधिक आबादी वाला सदस्य है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 15 साल तक के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? आंसर हो जाएगा नॉर्वे। तो नॉर्वे देश ने अभी हाल ही में फैसला लिया है कि जो 15 साल तक के बच्चे होंगे उनको सोशल मीडिया का यूज नहीं करने दिया जाएगा। अगर माता पिता सोशल मीडिया का यूज करवाते हैं या उन्हें छूट देते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस प्रकार का कानून आया है नॉर्वे देश में। और आप क्या सोचते हैं कि क्या इस प्रकार का कानून इंडिया में आना चाहिए?
इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो नॉर्वे की सरकार ने ये कहा है कि 15 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको सोशल मीडिया बैन होगा, यानी कि वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हुआ क्या है कि नॉर्वे में अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये पाया गया है कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए नॉर्वे की सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया है। नॉर्वे की बात करें तो यह यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ऑस्लो इसकी कैपिटल है और यहाँ के राजा या सम्राट हैं हेराल्ड 5। प्रधानमंत्री हैं जोनास गहर स्टोरे और करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। दोस्तों, नॉर्वे की लोकेशन आप वर्ल्ड मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर स्थित है नॉर्वे और ये है नॉर्वे का फ्लैग। और नॉर्वे के बारे में आपको याद रखना है कि यह नाटो का भी मेंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीना मल्होत्रा किस देश में भारत की एम्बेसडर बनी है? तो वह स्वीडन देश में भारत की एम्बेसडर बनी है। तो इसकी जानकारी अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय के द्वारा दी गई है। दोस्तों, नीना मल्होत्रा 1992 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। उन्होंने इटली और सैन मैरिनो में भी भारत के राजदूत के रूप में काम किया हुआ है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। स्वीडन की बात करें तो स्वीडन भी यूरोप महाद्वीप में ही स्थित है। स्टॉकहोम इसकी कैपिटल है। पीएम है उल्फ क्रिस्टरसन और करेंसी है स्वीडिश क्रोना। दोस्तों, स्वीडन की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये है स्वीडन का फ्लैग। और 2024 में स्वीडन नाटो का मेंबर बना है और स्वीडन नाटो का 32वां मेंबर है, यानी अब नाटो में 32 मेंबर हो गए हैं। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। जैसे कंबोडिया में V1 लालवन्ना को नियुक्त किया गया है, अमेरिका में विनय मोहन क्वात्रा को, चिली में अभिलाषा जोशी को, क्यूबा में T आर्मस्ट्रॉन्ग चांगसन को, डेनमार्क में मनीष प्रभात को, इटली में बाणी राव को, म्यांमार में अभय ठाकुर, रूस में विनय कुमार और सीबी जॉर्ज को जापान में, क्रोएशिया में अरुण गोयल को और यमन में डॉक्टर सोहेल एजाज खान को, आइसलैंड में आर रविंद्र को और जर्मनी में अजीत विनायक गुप्ते को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या LAC के पास से भारत और किस देश ने सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो दोस्तों, लद्दाख में जो पूर्वी इलाका है उसमें दो ऐसे सेक्टर थे, दो ऐसे स्थान थे जहां पर चाइना और इंडिया के जो सैनिक थे वो आमने सामने थे, यानी कि उनमें टकराव की स्थिति बनी हुई थी। और उन पॉइंट के नाम क्या हैं? डेमचोक और देपसांग। तो यहाँ पर अब क्या हुआ है कि यहाँ से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट रही हैं। ठीक है, और ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार की स्थिति 2020 में थी अब उसी प्रकार की स्थिति को लागू किया जाएगा। अब बात करते हैं LAC की यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। तो यहाँ पर आप इंडिया का मैप देख पा रहे हैं, तो ये वाला जो पूरा भाग है ना, ये LAC वाला भाग है। ठीक है, तो LAC जो है वो इंडिया और चाइना के बीच की सीमा है और यह भारत के लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। इसकी लंबाई कितनी है? 4057 किलोमीटर। तो दोस्तों, ये सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर लें, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस का अल्माटी ओपन 2024 किस देश में आयोजित हुआ है जिसमें युगल का खिताब ऋत्विक बोलीपल्ली और अर्जुन खाड़े की जोड़ी ने जीता है? आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान में अल्माटी ओपन आयोजित किया गया था। तो इसमें युगल का खिताब भारत के ऋत्विक बोलीपल्ली और अर्जुन खाड़े की जोड़ी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, विश्वजीत मोरे ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों, उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये जो अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन अल्बानिया देश की तिराना नामक स्थान पर किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटनेस नामक पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो यह साक्षी मलिक की ऑटोबायोग्राफी है। ये काफी चर्चा में रही अभी हाल ही में, इसलिए इसको आप नोट्स जरूर कर लें। इसको लिखा किसने है? साक्षी मलिक ने, जो कि एक पूर्व रेसलर हैं, और जोनाथन सेल्वराज ने। तो इन दोनों ने मिलकर के इस पुस्तक को लिखा है। पुस्तक का नाम क्या है? विटनेस। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी परिचय 2024 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन रियाद में किया गया था। तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद। तो वहां पर प्रवासी परिचय कार्यक्रम अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। जो भारत का वहां पर दूतावास है वहां पर इसका आयोजन हुआ था। तो सऊदी अरब में जो प्रवासी भारतीय रहते हैं उनसे परिचय इस कार्यक्रम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्काई स्कैनर के अनुसार 2025 में भारतीयों के लिए सबसे लोकप्रिय गंतव्य शहर कौन है? आंसर हो जाएगा शिलोंग। इसका मतलब ये हुआ कि 2025 में जो इंडियंस है वो सबसे ज्यादा शिलोंग जाना पसंद करेंगे। तो अभी हाल ही में स्काई स्कैनर नाम की कंपनी ने जो ट्रैवल ट्रेंड रिपोर्ट जारी की है उसमें ये खुलासा हुआ है।
अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि शिलोंग किस राज्य की कैपिटल है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रिक्स में कितने पार्टनर देश जोड़े गए हैं? 13। T20 क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर किसने बनाया है? जिम्बाब्वे ने। IQ ईयर की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? लाहौर। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? दारा सिंह खुराना। व्हाट्सएप, वीचैट, गूगल ड्राइव जैसे ऐप किसने प्रतिबंधित किए हैं? हांगकांग ने। 55वें इफ्फी के लिए किस देश को कंट्री ऑफ फोकस घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है? इजराइल। हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन की पहली महिला मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? पैम कौर। IMF ने 2024-25 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान कितना रखा है? 7%। किस राज्य में डिजिटल बहिष्कार पर केंद्रित RTI संग्रहालय की स्थापना की गई है? राजस्थान। भारतीय सेना ने द्वितीय चाणक्य रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया है? नई दिल्ली। श्रम मानव उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सेल। मूनलाइट कार्यक्रम किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुरू किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। न्यायमूर्ति याहा अफरीदी किस देश के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? पाकिस्तान। हाल ही में भारत की UPI सेवा किस देश में शुरू की गई है? मालदीव। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत की प्रथम महिलाएं डिस्कस करेंगे। तो बुकर प्राइज जीतने वाली पहली महिला कौन है? अरुंधति राय। WTA शीर्षक जीतने वाली पहली महिला कौन है? सानिया मिर्जा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? मदर टेरेसा। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? आशापूर्णा देवी। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला है? नीरजा भनूर। पहली IPS अधिकारी हैं? किरण बेदी। पहली केंद्रीय मंत्री हैं महिला? राजकुमारी अमृता कौर। पहली मिस यूनिवर्स हैं? सुष्मिता सेन। और पहली मिस वर्ल्ड है? रीता फारिया। दोस्तों आज हम मिक्स रिवीजन करने वाले हैं करंट अफेयर्स का, जिसमें हमने सभी महीनों के क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो CSIR की डायरेक्टर जनरल नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? 2 साल का। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन गया? CSIR की डायरेक्टर जनरल कौन है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। और चेन्नई सुपर किंग्स ने किस शहर में सुपर किंग्स एकेडमी लॉन्च की है? सिडनी में। और सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते के तहत किसने पिछले 7 वर्षों में 84,119 बच्चों को बचाया है? RPF। अच्छा, RPF के महानिदेशक कौन है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। WSF विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में सौरभ बाबा ने कौन सा मेडल जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? मॉरिशस में। नागरिक विमानन पर दूसरा एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? भारत में, या किया गया है। वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किसने किया है? भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 9वां महिला क्रिकेट एशिया कप 2024 किस देश में आयोजित किया गया था? श्रीलंका में। एशियन पैरालंपिक कमेटी की साउथ एशिया प्रतिनिधि कौन बनी है? दीपा मलिक। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि ओशियन डेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया बताया हुआ है। दोस्तों आज का क्वेश्चन है आपके लिए, भागलपुरी जर्दालू आम किस राज्य से संबंधित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको PDF, टेस्ट पास और ई-बुक, टेस्ट सीरीज ये सभी मिल जाएगा। टेस्ट पास में आपको 3000 से अधिक टेस्ट मिल जाएंगे और इस टेस्ट की वैलिडिटी होगी 1 वर्ष की। तो लगभग सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर टेस्ट मिल जाएगा।